बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। खानेवाल में एक जहनी माजूर शख्स की तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में बेरहमाना हलाकत का वाक़या पेश आया है और फिर कंदील बलोच कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम इसी औरत का भाई, उसे आज बरी कर दिया गया है क्योंकि मुआफ़ीनामा पेश कर दिया गया था और राज़ीनामा आज अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद ये शख्स आज बरी हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इंतखाब पहला मरहला मुकम्मल, JUI को सबकत है, PTI नंबर 2 पर है, लेकिन मौलाना के गढ़ में अली अमीन गंडापुर साहब के भाई ने मौलाना को शिकस्त दी है। ये भी एक अहम खबर। लेकिन आगाज़ प्रोग्राम का मुल्की सियासत से, जिसमें नई अंगड़ाई है जब से अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए बज़ाहिर कमर कसी है। हम देख रहे हैं कि मेल मुलाकातों के सिलसिले बदस्तूर जारी हैं, चाहे वो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ हों या अपोजिशन जमातों के आपस में राब्ते हों। इस हंगाम सबसे अहम मुलाकात शामी साहब 14 बरस बाद जो शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई। ये 3 दौर इन मुलाकातों की वजह वो वहाँ पहुँचे। चौधरी शुजात हुसैन साहब की उन्होंने खैरियत दरियाफ़्त की और फिर वफूद की सतह पर भी सियासी मामलात पर बातचीत हुई और आला क़यादत अकेले भी बैठी, उसमें भी गुफ्तगू हुई। अता तारड़ साहब जो हैं वो भी इस मुलाकात का हिस्सा थे, उनसे भी रब्ता करेंगे कि जान सके कि अंदर हुआ क्या। लेकिन इससे पहले कि इन मामलात में हम बात करें, आज वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही साहब ने बड़ा अहम बयान दिया वज़ीर आज़म के हक़ में और उनके साथ खड़े रहने के ऊपर। ये हाइड्रो पार्क डेवलपमेंट के हवाले से एक बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम आज हो रहा था, तो इस मौके पर वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही साहब ने क्या कहा, ज़रा वो देखिए। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। और फिर वज़ीर आज़म ने क्या फरमाया, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे, तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। शहबाज शरीफ साहब की GDR अरकान से भी मुलाकात हुई है, जरदारी साहब की जमात इस्लामी से मुलाकात होनी थी, तबीयत नासाज हुई, उससे आगे कर दिया गया। और इसके अलावा पंजाब असम्बली में शामी साहब तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप भी मुतहरिक है। ख़बर आ रही है लियाकत अंसारी साहब इसकी खोज में है, कोई शाया भी कल उनका होने जा रहा है। आप भी कहीं दूर आपास से जहांगीर तरीन साहब से गुजरे, लेकिन मुलाकात रह गई, उम्मीद है जल्द हो जाएगी। वो आज लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब के भाई का जनाजा था ना जी जी, उसमें आए हुए थे जहांगीर तरीन साहब भी और ओन साहब भी थे, ओन चौधरी भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी थे, सलमान रफ़ीक भी थे, आप भी थे माशाल्लाह। और बड़े जर्नलिस्टों की एक कसीर तादाद शरीक थी। इससे मालूम होता है कि भाई आसिफ गफूर साहब के जर्नलिस्टों से ताल्लुकात जो हैं बहुत अच्छे रहे। तो उनके भाई साहब के जनाजे में अख्तर इकबाल साहब थे, 61 बरस की उम्र में चल बसे हैं, कैंसर का अर्जा था और अचानक फिर हार्ट अटैक। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो उसमें फिर ओन साहब ने कहा कि 1-2 दिन में वो कुछ बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो मगर जहांगीर तरीन साहब से बात नहीं हो सकी, वो हजूम था, वो आगे निकल गए, मैं उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। तो उम्मीद करते हैं जल्द बात हो जाएगी। जल्द देखेंगे, कुछ ना कुछ हो तो रहा है, हो रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब वो खाएगा कौन, ये देखने की बात है।
या खुद ही खा जाएंगे पकाने वाले। इससे पहले कि ये चौधरी बरादरान से जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई उस पर बात करें, तात आडर साहब से, लियाकत अंसारी साहब से हमने रब्ता किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं दुनिया न्यूज़ लाहौर के। अंसारी साहब, ये हम ख्याल ग्रुप PTI का पहले भी इसकी खबर आई थी, फिर वो राम भी हो गए, वापस चले गए, बैक टू स्क्वायर वन। अब क्या खबर है, ये कोई शाया हो रहा है इनका, क्या सोच रहे हैं, कोई नया नाम रखा है इन्होंने अपना? देखिए, ये वही तरीके इंसाफ के हम ख्याल अरकान असम्बली हैं, तकरीबन इनकी तादाद 14 है और ये कोई 2 साल पहले ये ग्रुप जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था और उस वक्त इनकी 14 अरकान है कौमी असम्बली के, नहीं पंजाब असम्बली में या पंजाब असम्बली के? हाँ, पंजाब असम्बली के। तो पंजाब असम्बली में तो फिर फैसला कुन यानी तादाद है ना उनकी 14। लेकिन शामी साहब, ये वो अरकान हैं जो 2 साल पहले इनकी नाराजगी से वज़ीर-ए-आला पंजाब से बनी थी अपने हलकों के मसाइल और डेवलपमेंट फंड पर, और उसके बाद फिर इनकी CM से मुलाकात भी हो गई, अच्छे मामला भी हो गए। लेकिन ये अब अचानक जो है उन्होंने आज लाहौर में अपनी मीटिंग रखी है जिसमें गजनफर अब्बास जो कि झंग से MPA हैं, वो इसकी मेजबानी नहीं गजनफर अब्बास जो झंग से MPA वो इसकी मेजबानी कर रहे हैं, और जो गजनफर अब्बास चीना है वो इनके इस ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन ये दोनों ही गजनफर अब्बास हैं। इनमें एक चीना है और एक जो है वो झंग से MPA हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो बकर से है शायद जी, हाँ जी बिल्कुल, वहां से बकर से हैं। तो बुनियादी तौर पर अभी ये इनका यही कहना और मौक़िफ़ है कि हम जो है तहरीक इंसाफ के साथ ही करें, लेकिन हमने सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कि जो माहौल पैदा हुआ है उसमें हमने अपने दोस्तों की आज लाहौर में मुशावरत बुलाई है। तो बुनियादी तौर पर जो इस ग्रुप का जो मकसद नजर आ रहा है कि वो अपने हलकों के लिए दोबारा फंड और दीगर मसाइल के लिए एक लाशौरी तौर पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि हम ख्याल ग्रुप का इजलास तलब हो गया और यकीनी तौर पर हुकूमती हल्के जो है वो नोटिस लेंगे। इनमें से बहुत से लोगों की फर्दन भी वज़ीर-ए-आला पंजाब से सुलह हो चुकी है, जिनमें ख्वाजा दाऊद सलमानी शामिल थे, उनकी काफी तलखी हुई थी, उसकी परवेज लाई ने उनकी सुलह कराने में अहम किरदार अदा किया था। आज की मीटिंग में शायद वो आ भी नहीं रहे। इसी तरह इसमें गुलरेज जो हैं, गोंदल जो हैं, नदीम अफजल चांद के भाई जो हैं मंडी बहाउद्दीन से, वो भी हैं, वो भी आज शायद इस मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। आमर अनायत शहानी है, अली रजा हाकवानी है, एजाज सुल्तान बंदेशा है और आसिम जहांगीर है। तो इस तरह बुनियादी तौर पर ये ग्रुप जो है अभी तरह उस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहा। अगर तहरीक इंसाफ को अगर किसी का आइंदा दिनों में, चंद दिनों में अगर किसी ग्रुप से खदशा है तो वो 3 ग्रुप से है जो कि अपनी अगले 24 से 48 घंटे में कोई ना कोई मीटिंग तलब करने जा रहा है। उसका जो लायामल है वो शायद तहरीक इंसाफ के लिए डिस्टर्बेंस। अंसारी साहब, मेरी तो इत्तला ये है कि गालिबन कल तरीन ग्रुप अलग है और हम ख्याल ग्रुप अलग है। बिल्कुल, ये 3 ग्रुप जो है वो अलग है। वो 10 चेयरमैन और 25 MPs पे मुश्तमिल ग्रुप है और ये जो है ये 14 अरकान असम्बली पे मुश्तमिल ग्रुप है। और जिस तरह जामी साहब ने दुरुस्त कहा है कि उनकी ज्यादा चांस है कि कल जो है उनका लाहौर में ही इज्तिमा होगा और वो बुनियादी तौर पर अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, उनका सियासी किरदार क्या होगा। और तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप जो है वो काफी पिछले हफ्ते में दबाव में आया, फिर उनसे अलग अलग वज़ीर-ए-आला ने मुलाकातें भी की हैं उनको, लेकिन बहरहाल जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है उसमें कुछ खबरों की जहांगीर 3 ग्रुप जो है वो जानबूझकर तरदीद भी नहीं कर रहा और उसकी तायद भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये यही वजह है कि जो मौलाना से उनकी एक मुलाकात हुई थी वो भी पुरानी है, जो खबर आज मार्केट में आई है। लियाकत, मौलाना फजल रहमान से जो उनकी मुलाकात हुई है ये जराए बता रहे हैं कि 1.5 महीना पहले हुई थी और ये खुफिया ही हुई थी और ये इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई थी। अभी इस हफ्ते में इनकी मुलाकात की कहीं से भी इन दोनों पार्टियों से तस्दीक नहीं हुई। तो बुनियादी तौर पर वो दोनों पार्टियां आज की खबर की तरदीद भी नहीं कर रही और तायद भी नहीं कर रही, लेकिन जो जराए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि 1.5 महीना पहले हुई थी, जिसके बाद ये मनसूबाबंदी के साथ अपोजिशन को एक हौसला मिला था कि हुकूमती हल्कों में उन्हें हमायत मिलेगी, इसलिए वो जरा बजा के थोड़ा सा बाहर निकले हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। सर, मसला ये है कि वो हांडी के लिए जो मसाला है ना कढ़ाई के लिए, उसमें ये तय नहीं हो पा रहा कि टमाटर कितने डालने हैं, प्याज कितने डालने हैं, असल में मसाला कैसे। ये जो हम ख्याल ग्रुप है ना ये भी और जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है वो भी, उसमें ज़्यादातर इलेक्टेबल्स हैं। जी हाँ, यानी ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जी। अपना असर व रसूख है, उनको एक जमाती सपोर्ट की ज़रूरत होती है जीतने के लिए, लेकिन अपने घर से वो अच्छा भला वोटों का थैला लेके चलते हैं। सही। तो अब वो हवा का रुख देखते हैं
कि जिस पार्टी की हवा चल रही हो, जिथे देखा तवा परात उथे बैठा सारी रात, यही सिलसिला है। लेकिन इस बीच में एक और अहम खबर है सर, आप भी उससे एग्री करेंगे, बल्कि किसी हद तक वो जुमले मैंने आपसे ही अखज़ किए हुए मालूमात की बुनियाद पर। वो ये कि एक अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात जिनके कुछ अहम रहनुमा लाहौर भी तशरीफ़ लाए हुए थे पिछले दिनों, तो उनसे मुलाकात भी हुई, उनकी हाल अहवाल भी दरियाफ़्त किया, मुलाकातों का हाल अहवाल प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया। मालूम ये हुआ कि जब से वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ऐसे मौक़ों पर जब भी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें खैर खा जो हैं उनके वो याद कर लिया करते थे, रहनुमाई उन्हें बर वक्त इस दफ़ा नहीं किया। इस बार ये बात आपको हम ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं कि कराची की जो हलीफ जमात है उसके यहाँ खैर खाहों ने रब्ता नहीं किया, ना उन्हें कोई मतलब उनको कुछ ना शाबाश दी है, ना उन्हें कोई नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी जो करना करें, जो करना है। तो फिर इस बुनियाद पे फिर हमने खैर खाहों से भी कुछ रब्ता किया और उनसे खबर ये मिली कि जनाब ये सियासी लोगों के मामलात हैं, ये आपस में करें जो करना है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट नाउ। ये अच्छी बात है अगर इस पर अमल भी हो जाए। देखिए जब कौमों का जवाल आता है ना, वो इस तरह अचानक नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आता है। मैं कई बार आपकी तवज्जो मबदूल करा चुका हूँ कि औरंगज़ेब आलमगीर के 150 साल के बाद मुगलिया सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ। 150 साल लगे थे। जब अदारे तबाह होते हैं, जब तवाइफुल मुलूकी होती है, जब मरकजियत ख़त्म हो जाती है और जब अथॉरिटी जो है वो ये एक जगह नहीं रहती, हर शख्स जो है वो तुर्रम खां बन जाता है, फिर ये जवाल के अलामात हैं। इसलिए जो अदारे, आज तो बड़ी अच्छी बात नजर आती ना, किसी भी अदारे का कोई शख्स जो है वो अपनी बात करे, किसी को टेलीफोन करे, किसी का ट्रांसफ़र करा दे, किसी को चुप करा दे, किसी को बोलने पे लगा दे, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता, ये समझिए ये ऐसा जहर है जो एक जहर ऐसा होता है ना जो आहिस्ता असर करता है। ये आहिस्ता है, स्लो पॉइजनिंग है। इससे गुरेज करना चाहिए। हमारे जो कौमी अदारे हैं उनको पार्टी पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जो भी हो जाए। हाँ, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए आप देखिए ना, हम खड़े कहाँ हैं? आप अपनी मईशत को तो देखें ना, कितना बोझ है हमारे कंधों पर जी। हम अपनी रोटी रोजी कमा नहीं पा रहे, अपना खर्चा उठा नहीं पा रहे, और हम चले हैं जरा पल्ले नहीं शेर आटा, गांधी दा संग पाटा। ऐसा ही है सर। तो लेकिन अब यही इत्तला है कि तो बहरहाल आप देखते हैं, देखिए ये बात आपकी जो आपने इब्तदाई में कही ना कि खिचड़ी पक रही है, ये एक बात मैं आपसे अगर खिचड़ी नहीं पक रही तो ऐसी मुलाकातें बेमानी नहीं होती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। सियासतदानों को आपस में मिलते रहना चाहिए, तलखी नहीं बढ़ानी चाहिए। यही बात वजीर आज़म को भी अर्ज की जाती है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान दरवाजे खुले होने चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। अब ये भी कितनी अफसोस की बात है कि बरसों जो है कुट्टी रही है चौधरियों में और शरीफ बरादरान में। क्यों? एक ही पार्टी से ताल्लुक था, एक साथी थे एक दूसरे के। जब नवाज शरीफ साहब जो थे, गुलाम इसाक खान ने उनकी हुकूमत को डिसमिस किया, उस वक्त उनका इस्लामाबाद में मकान नहीं था जाती जी। वो चौधरी शुजात हुसैन के घर पे रहे। वो पूरा उनका जो घर था वो खाली करा दिया गया, उसका अपर पोर्शन जो था, और उसी के घर में उन्होंने क़याम किया उस दौरान में जी। वही सियासत के क्या मरकज रहा उनका। बल्कि फिर जब वो गए वहाँ, एक बार तो जब वो वज़ीर आला थे नवाज शरीफ साहब, जब वहाँ गए हैं गुजरात, तो उनकी तो जीप जो थी, अहले गुजरात ने उसे कंधों पे उठा लिया। तो इतनी मोहब्बत और फिर गलत फहमियाँ और खुश फहमियाँ, ये क्यों दूरी रही? आप सियासत करें लेकिन दूरियां ना रखें। एक दूसरे से, एक मुल्क के रहने वाले हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ताल्लुक रखें। वजीर आज़म भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनको भी यही पैगाम है। ठीक। और एक बात सुनिए, फरमाइए। जब तक मुस्तकबिल का नक्शा वाज़े नहीं होगा, तहरीके अदम एतमाद जो है ना, कामयाब नहीं हो सकती। वो उसको पहिए नहीं लगेंगे, वो रेंगती रहेगी। ये फरमाएं कि ये नक्शा किसने वाजे करना है? ये नक्शा देखिए अपोजिशन पार्टियों ने वाजे करना है। इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, दूसरी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी। अब
ये किए। इसके बाद छोटी जमातें हैं। नहीं शाम साहब, क्या वजह बनी कि इन मुलाकातों के बावजूद और तहरीक अदम-ए-एतमाद का नाम लेने के बावजूद ये जमातें खुल के कोई लाहे अमल नहीं वो दे जो सकी? कहते हैं ना, ये बहुत सारे जो है ना बावर्ची, वो खाना खराब कर देते हैं। तो मुस्तकबिल का नक्शा बनाना पड़ेगा ना। जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनको आखिर किस 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 बात पर वो अपना मुस्तकबिल वाबस्ता कर लें तहरीक अदम-ए-एतमाद वालों से। नौजवान मगर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अता तारड़ साहब से हमने रब्ता किया। उनसे पूछते हैं, ये उस मुलाकात का हिस्सा भी थे, इस मामले पर नज़र भी रखे हुए हैं और आज हमारे प्रोग्राम में हमने इन्हें ज़हमत दी है। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 14 बरस बाद ये मुलाकात हुई, 3 दौर हुए, आप भी शरीक थे। क्या तय पाया, क्या आपने सुनाया और क्या जवाब मिला आपको चौधरी बरादरान के यहाँ? बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम शामी साहब, और बहुत मेहरबानी जामी साहब, आपने मदद किया। देखिए, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई। पहली बात तो ये है कि एक बड़े ही अच्छे माहौल में ये मुलाकात हुई, और जितने वार्म और कॉर्डियल तरीके से मुलाकात हुई, ऐसा बहुत कम होता है कि इतने तातुल के बाद जब मुलाकात हो तो लगे इस तरह कि जिस तरह कभी बीच में तातुल आया ही नहीं था, कभी गैप आया ही नहीं था। तो एक तो बहुत ही अच्छे वो जब गले से लग गए सारा गेला जाता रहा। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, इसमें चौधरी शुजात साहब तो हमेशा से एक उनकी वफादारी, वो हमेशा से राब्ते में भी रहते थे और खुशी गमी का भी एक ताल्लुक था। और कल परवेज इलाही साहब और शहबाज साहब की, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, माजी में बहुत तलखियां भी रही हैं। और कल जब हम गए तो जिस तरीके से वेलकम किया गया, जिस तरीके से भी मौजूद थी, हम भी यहाँ से मौजूद थे, तो मैं समझता हूँ कि ये तो तारड़ साहब, क्या 21 तोपों की सलामी दी गई आपको? तो वो भी वक्त आएगा इंशाल्लाह, 21 तोपों की सलामी वाला। मगर एक तो ये बात थी। दूसरा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहिबान का बहुत एक इमरान खान साहब के साथ भी एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक गैप रहा है। उनकी जो आपस में रिलेशनशिप है, बहुत कोई आइडियल सियासी रिलेशनशिप नहीं रहा, और उनके माजी में गिले शिकवे भी रहे हैं, वो बंद कमरों में भी होते रहे हैं, वो पब्लिकली भी होते रहे हैं। अच्छा, एक सर बयानिए का भी मसला आ गया ना कि मौलाना जो फरमा रहे हैं और फिर शाहिद खाकान भाई साहब जो फरमा रहे हैं, उस पर शाहमूद कुरैशी साहब भी उनके फिर लुत्फ ले रहे हैं उनके बयानात में तजाद को ढूंढ के। देखिए मौलाना क्या फरमाते हैं और शाहिद खाकान साहब क्या कह रहे हैं, और जवाब में शाहमूद कुरैशी साहब किस नुक्ते पर गिरा लगा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर जो हमारे राब्ते हैं वो इंशाल्लाह कामयाब हैं। बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त हम कौम को वोट की वो अमानत वापस करें। जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, और इंशाल्लाह हम जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। एक आईनी तब्दीली आए, गैर आईनी तब्दीलियों को कौम कबूल नहीं करेगी। बड़े बड़े घपले हो रहे हैं और फिर तमगे भी दिए जा रहे हैं। पिक एंड चूज जो उन्होंने की है, हुकूमत नाकाम हो गई है, पूरा मुल्क मुश्किल में है। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि हुकूमत से अवाम को निजात दिलाए। आईनी तरीका अदम एतमाद ही है, उस पर अब सारी अपोजिशन जमातें मुतफिक हैं। जल्द ही अदम एतमाद लाया जाएगा और कामयाब होगा। हमारा काम है हर एक के पास जाना, जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें, उनको बताना कि आज मुल्क के क्या हालात हैं और क्या वो इस खराबी में शामिल होना चाहते हैं। अदम एतमाद बता के नहीं की जाती। मेरी राय ये है कि इसके बाद हुकूमत ना बनाएं और सीधा इलेक्शन में जाएं। मैं कभी गेट नंबर 4 पे नहीं गया यार, जो जाते हैं उनसे पूछें। सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे। मेरी नज़र में उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। मेरी नज़र में आज भी ऑपोजिशन गो मगो की शिकार है। नून लीग के अंदर 2 धड़े हैं, एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जो तो तारड़ साहब ये 2 बातें होगी ना, एक तो आपने कुरैशी साहब ने जो तजाद हाईलाइट किया कि आपके अंदर भी 2 धड़े हैं, और दूसरा मोनिस इलाही साहब ने तो तस्दीक कर दी कि हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो फिर आपकी मुलाकात में क्या तय हुआ था? देखिए, मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ, अभी इब्तिदाई मुलाकात थी और अभी मुस्तकबिल की मुलाकातों पर भी इत्तेफाक हुआ है, और वो हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें हों। हम अभी तो इब्तिदाई गुफ्तगू हुई है, मगर मोनिस इलाही साहब का जिस तकरीब में वो मौजूद थे और जो उनके सामीन थे, उनका यही कहना बनता था। मगर सियासत में दरवाजे भी खुले होते हैं, खिड़कियां भी खुली होती हैं, और कोई बात हतमी नहीं होती। वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ये मुमकिनात का खेल है। तो अभी तो इब्तिदा हुई है, इब्तिदाए इश्क तो नहीं कहूँगा,
मगर इब्तिदा जरूर है। तो अब आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पास चौधरी साहबान को देने के लिए क्या है? सबसे अहम सवाल देखिए, जब अभी तो बहुत सतही गुफ्तगू हुई है, इब्तिदाई मुलाकात थी, कुछ तबीयत दरियाफ्त की चौधरी शुजात साहब की। आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें होंगी तो मजीद मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। तो जब मामलात उस लेवल तक पहुंचेंगे तो फिर उस पर बातचीत होगी कि आगे मामलात कैसे चलाए जा सकते हैं। और अगर अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा अर्ली है। क्या और खोया हुआ एतमाद कैसे बहाल हो सकता है? एक दूसरे पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? कुछ सीबीएम्स तो करने होंगे ना। सीबीएम्स बहुत हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जब हमजा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, प्रोडक्शन ऑर्डर का रूल चौधरी परवेज अली साहब ने बनाया, पंजाब असेंबली में एग्जिस्ट नहीं करता था। और बतौर स्पीकर उनका किरदार बहुत अच्छा रहा है, हमारा उनसे एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। वो तो उनके सीबीएम्स है ना, आपके क्या होंगे? नहीं, हमने भी बतौर स्पीकर, देखिए बतौर स्पीकर उनके साथ अपना हाउस की वर्किंग और बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखा है। जहां हुकूमत उनको टफ टाइम देती थी कई बिल्स के हवाले से और जिन बिल्स की मंजूरी उनको मकसूद होती थी, हमने अपना पूरा उनके साथ किरदार अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे चलेंगे। तो तारड़ साहब ये बताएं, आप फ्रैंक गुफ्तगू करते हैं कि क्या इस बात पर भी एग्रीमेंट आपकी जमात के यहाँ हुआ कि अगर चौधरी बरादरान की हिमायत दरकार है इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए, तो जो बाकी ईमानदार सब उसके लिए अगर वजारत आला उन्हें सौंप दी जाए, तो इस पर भी इत्तफाक राय आपके यहाँ हुआ? पार्टी के अंदर ये इस पर बात हुई है? इस पे ना कोई गुफ्तगू हुई है और ना ये मुतालबा आया है, ना इस पर कोई बातचीत हुई है। तो अभी फिलहाल ऐसी मेरी मालूमात इस हवाले से बिल्कुल नहीं है। तो जब मजीद मामला आने वाले दिनों में शहबाज साहब कहाँ मिल रहे हैं? नई मुलाकातें कहाँ हो रही हैं उनकी? जी क्या, सॉरी किसकी जी? शहबाज शरीफ साहब की मजीद मुलाकातें किन से तय हैं, कब होने जा रही हैं? देखिए, हम तमाम सियासी जमातों को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मजीद मुलाकातें बिल्कुल होंगी, सियासी लोगों से होंगी, सियासी पार्टियों से होंगी। तो अब एक मिशन पे निकले हैं तो इंशाल्लाह इसमें ये मुलाकातों का जहांगीर तरीन साहब से भी इम्कान है मुलाकात का? जी बिल्कुल इम्कान मौजूद है, इम्कान मौजूद। अच्छा, आप ये बताएं कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी कोई बात हो रही है या ये बिल्कुल अभी ज़ेरे बहस नहीं है मामला? नहीं, बिल्कुल है जी, लाने को पंजाब में भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है और ये वक्त भी तय करेगा कि पहले कहाँ पे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, उन्होंने चैलेंज किया है अपोजिशन को कि वो ला के दिखाएं तहरीक अदम एतमाद, और वो कहते हैं कि थानेदार ने शहबाज शरीफ को हुकूमत मुखालिफ हिमायत के लिए इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिए। इमरान खान साहब की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए, मिल बैठे हैं और चैलेंज करते हैं कि ये थानेदार ने जी थानेदार ने उन्होंने इस्तारा यूज़ किया ना? नहीं, थानेदार बनाया उन्होंने। हाँ, इमरान खान साहब इस्तारा यूज़ किया उन्होंने। नहीं, इसका वज़ीर आज़म को थानेदार बनाया। क्या कहें सर, हमने तो वज़ीर आज़म बनाया तो मेरा ख्याल उन्होंने थानेदार बना दिया। इस्तारा यूज़ किया हमारे यहाँ। क्या इस्तारा? हमारे यहाँ तो थानेदार ज़्यादा। आप शाहीन को कहें कि वो कब्जे से आप मसाल दे उसकी। अच्छा ठीक है, कमाल है यार। भाई क्या हुआ है, चौधरी फवाद हाँ जी साहब को कोई बड़े सलीके से गुफ्तगू करते थे कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म रहने दें। थानेदार बनने का शौक तो बहुत कुछ लोगों को दार तक ले गया है, ले डूबा है। तो सर आप ये तारीख पढ़े अपनी, ये बेल कैसे मुंडे चढ़ते देख रहे हैं आप? कौन सी? ये जो तहरीक अदम एतमाद की आप देखिए, अब देखते हैं। दम खम नजर आया आपको? नहीं, आपने मुख्तलिफ तहरीकें देखी हैं, हुकूमत मुखालिफ भी। नहीं, तहरीकें तो मैंने बहुत देखी। हाँ, तो और दो तहरीकें देखी अदम एतमाद। इसमें रंग है, कोई खून जोश मार रहा है? एक तहरीक है जो बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी, ब्रेक ले लें फिर, उनके खिलाफ पेश हुई। उसके बाद ये सवाल रखता हूँ। एक शौकत अजीज़ के जब वो वज़ीर आज़म थे। तो ये मेरे ख्याल ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं कि माजी की जो तहारीक थी हुकूमत मुखालिफ और ये जो तहरीक अदम एतमाद लेके आना चाह रही है अपोजिशन, उसमें कोई मासलत है, कोई फ़र्क है या नहीं, और ये कहाँ खड़ी है ये तहरीक अदम एतमाद? और बाकी मौज़ूआत भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, इस मौजू पे 2-3 सवाल भी आए हुए हैं, जो मैंने भी सवाल पूछा था उससे मिलता जुलता सवाल है। ये वक़ास साहब ने हमें ट्वीट करके सवाल पूछा वही कि ये जो माजी में हुकूमत मुखालिफ तहारीक रही हैं और इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगर मवाजना किया जाए तो क्या इसमें कोई दम खम है? दिखाई देता है आपको कि कुछ है इसके पल्ले? दम खम तो है, मुमासलत कुछ है? नहीं, देखिए, जो बेनज़ीर भुट्टो, हर दौर के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। उस वक़्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, IGI के सरबराह भी थे, लेकिन नाकाम हुई। और आर्मी चीफ थे जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, और ISI की चीफ थे मेरा ख्याल है क्या शमसुद्दीन कल्लू, कल्लू साहब थे।
और ब्रिगेडियर इम्तियाज था फिर उसके अंदर, हमारे मेजर आमिर साहब। तो वो ये तो वैसे दास्तान मेजर आमिर साहब से सुननी चाहिए कल। वो जो है गुलाम इसाक साहब सदर थे उस वक्त। सदर जो है आर्मी चीफ का तकर्रुर उसका सवाबदीदी इख्तियार था। तो आर्मी चीफ सदर को जवाबदेह होता था और सदर के हजारों पे हरकत करता था। तो सदर जो है अगर चाहे कि कोई हुकूमत को ज़ेर किया जाए या ज़बर किया जाए तो फिर जाहिर है कि उसकी सूरत और हो जाती। तो बेनज़ीर भुट्टो ने ये बात कही थी ना कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक़्त जो गुलाम इसाक जनरल मिर्ज़ा असलम बेग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एजेंसियाँ जो थी वो उनके खिलाफ थी और फिर पंजाब हुकूमत भी, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। वो और बात है, उसके बाद उन्हें खुद भी 12 वोटों से नाकाम हुई जी। और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी कमोबेश पोजीशन उस वक़्त पीपल्स पार्टी की वही थी जो आज पीटीआई की है कौमी असेंबली में। हाँ नहीं, उसकी वजह एक तो थे ना जो बेनज़ीर भुट्टो के की पार्टी थी उसमें एक तो उनके पुराने साथी थे ना पीपल्स पार्टी के, दूसरे वो थे जो बाद में शामिल हुए थे और उनको वो यानी एक नए थे पार्टी में। फिर इलेक्टेबल्स भी थे जिस तरह पीटीआई में एक तो उसकी हार्ड कोर है ना पुरानी इलेक्टेबल जीत फिर इलेक्टेबल्स हैं, फिर इलेक्शन में शामिल हुए। तो वो इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो थी उस वक्त पीटीआई की तरह की पार्टी थी। लेकिन बहरहाल वो पीटीआई उस वक्त पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दी जा सकी। बाद में फिर गुलाम इसाक खान ने 58B2 का इस्तेमाल किया और उनको घर भेजा, हुकूमत उनकी तहलील की, फिर नए इंतखाबात हुए। अब तो 58 भी नहीं है ना, वो नहीं है। अब तो अपने जोरे बाजू आजमाना पड़ेगा हुकूमत अपोजिशन को। तहरीक शौकत अजीज साहब जो हैं उनके खिलाफ भी तहरीक हुई। उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान कायदे पे इख्तिलाफ थे और अकबर बुगटी की शहादत के बाद ये तहरीक पेश हुई उन्हीं दिनों में, लेकिन वो भी मंजूर नहीं हो सकी। और इसलिए जो तहरीक अदम एतमाद है जो हुकूमत मौजूद होती है उसके खिलाफ उसे मंजूर कराना काफ़ी मुश्किल होता है। अब ये हुकूमत ऐसी है कि इसकी मेजॉरिटी इत्तेहादियों से कायम हुई है, तो इत्तेहादी जो हैं वो भी इनको छोड़ें और फिर इनकी पार्टी के अंदर भी बगावत हो। ये बशारत राजा साहब ने भी सवाल किया, हमने पंजाब असम्बली का मामला हाईलाइट भी किया कि दो ग्रुप है मुख्तलिफ। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपके ख्याल में ये दोनों जो ग्रुप हैं, हम ख्याल और तरीन साहब का ग्रुप जो है, ये वाक़तन खुद से कोई इनिशिएटिव ले सकता है या जब खिचड़ी पक जाएगी तो ये तड़का लगाने का काम है? बात यह है कि जो इनिशिएटिव जब लेना होता है तो वो खुद से भी ले लेते हैं और जब खुद सर हो जाए तो फिर इशारे भी मिल जाते हैं। एक राय ये है कि ये जो ग्रुप्स हैं दोनों, ये जब हलीम बन जाएगी तो एंड पे जो मसाला होता है ना उसके काम आएंगे, तले हुए प्याजों की सूरत। मैं समझता हूँ कि सियासत में कठपुतलियाँ नहीं होती, सिर्फ बड़ी तादाद में 2-4 दाने होते होंगे, लेकिन सियासतदानों के अपने अपने मफादात होते हैं, वो भी अपने पत्ते आप लगा रहे होते हैं। सही है। तो ये जब तक मेरी नज़र में तो जब तक मुस्तकबिल का नक्शा वाज़ेह नहीं होगा तब तक ये किसी जगह उस वक्त तक ये बसात उल्टी नहीं जाएगी। सर, ये खानेवाल तलम्बा में जो सानिया हुआ है, एक ज़हनी तौर पर माजूर शख्स है, तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में जिस तरीके से सफ़ाकाना तौर पर ये तो एक इंतहाई, देखिए पुलिस जो है मौके पे देखती रही खड़ी। देखिए ये हमें उनकी अब मुसीबत सारी ये है कि अभी जो सियालकोट का वाक़या हुआ था ना, देखें ना वहाँ अभी उसका मुकदमा चल रहा है, तफ्तीश हुई, अरसा लगा, जिस तरह ये तो दिन रात समात होनी चाहिए। जिस तरह से वो सियालकोट वाले साने में पूरी कौम यकजुबान हुई, अब भी यकजुबान है, इस पे भी होना चाहिए ना। नहीं, यकजुबान है, हर एक ने उसकी मजम्मत की है, उलमा ने भी, सियासतदानों ने भी। और ये पाकिस्तान की ये एक हमारे समाज की एक खूबी है कि इस तरह के वाक़यात में लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। इंडिया में जो लिंचिंग होती है इस तरह का रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आता। ये हमारे जो आईटी के हेड हैं दुनिया टीवी में, ज़ुबैर साहब, वो प्रोग्राम देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये बढ़ती हुई जो अदम तशद्दुद रवैया है मुआशरे में, उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों? अब बड़ी वजूहात हैं। अब इसको तो यानी एक लंबी कहानी है, अब इसमें क्या करें। ये हमारे उसमें मजहबी हजरात भी जिम्मेदार हैं, उसमें सियासी लोग भी जिम्मेदार हैं। सियासी दिन रात क्या करते हैं? फतवे, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, तौहीन करते हैं, लोगों को उकसाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जत्थे बनाते हैं। और मजहबी जमातें क्या करती हैं? वो भी कर रही थी। फिर आप देखिए उससे पहले
तो जत्थे बने थे मुसल्ला, और वो सारे कहाँ गए? ये जत्थे बनाने वाले जो हैं ये देखें कि उनका अंजाम क्या हुआ है। पाकिस्तानी सोसाइटी जो है बहैसियत मजमुई उसने इस जत्थाबंदी को मुस्तरद किया है। और अब भी ये जो सियालकोट का वाकया है ना, दिन रात समाअत होनी चाहिए थी उसकी। आज अदालत ने फैसला किया है कि जेल में समाअत होगी। दिन रात समाअत होती और लोगों को सजा मिल जाती। ये देर क्यों होती है? नहीं होनी चाहिए। ये मुआज़ साहब पूछ रहे हैं कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस जो लोग हैं वो अपने तौर पर तो मज़हब की ख़ास तशरीह के तहत ये सब कुछ करते हैं। मज़हब की रूह है क्या, असास है क्या ऐसे वाक़यात? नहीं, वो तो सारे मालूम तो कंडेम कर रहे हैं। आपको हक हासिल नहीं है तशद्दुद करने का। ये रियासत की जिम्मेदारी है किसी को जुर्म की सज़ा दे। किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि किसी शख्स को किसी जुर्म में कोई सज़ा खुद दे अपने तौर पर। बिल्कुल ठीक। वो कंदील बलूच वाला केस भी सुन लें। नहीं, कंदील बलूच का मसला तो भाई वो तो बरी कर दिया गया है। अब मसला ये है, एक तो राजीनामा और फिर गवाह जो है मुनहरिफ हो गए। भाई के ऊपर इल्जाम लगा, गवाह मुनहरिफ हो गए, वालिदैन वारिस थे, उन्होंने माफी दे दी उसको। अब ये जो कानून में हमारे झोल हैं उसका ये फायदा उठाया जाता है। इस तरफ भी तवज्जो हो। खुद रियासत जो है, कत्ल हुआ, जान गई, तो राजीनामा क्या जान का मदाव है? नहीं, राजीनामा नहीं। देखिए वो भी तो कानून के अंदर एक रखा गया ना रास्ता कि अगर खून बहा दे दिया जाए उसकी माफ़ी की भी एक सूरत है। लेकिन इस तरह के हालात में रियासत को मुद्दई होना चाहिए। रियासत डिस्करेज करे कि नहीं हो सकेगी इस तरह। आप एक इस तरह कत्ल करते हैं लोगों को साजिश करके, फिर किस बात की माफ़ी? तो ये कानून के झोल हैं, इन्हें ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इससे पहले KPK के बल्दियाती इंतखाब पे हम बात करें। डॉक्टर नईम है और डॉक्टर सैयद अब्बास रज़ा, इनके एजाज़ात हैं। डॉक्टर नईम साहब जो हैं ये कुवैत में हैं। जी, कुवैत में। और ये हमारे इनमोल के यहाँ बड़े सीनियर डॉक्टर थे, डायरेक्टर थे, और वहाँ हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर हैं। और वहाँ कुवैत में इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं कोरोना के दौरान जी, उस पर इनको सनद दी गई है, तारीफ की, एजाज दिया गया है, उनकी खिदमात को सराहा गया। हुकूमत कुवैत ने डॉक्टर नईम साहब की खिदमात को सराहा है। और ये हमें मुबारकबाद पेश पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि हमारे जो सपूत हैं वो कैसे खिदमात अंजाम दे रहे, पाकिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह और पाकिस्तान के बाहर भी। और हमारे डॉक्टर सैयद अब्बास रज़ा जो बहुत चोटी के मालिज हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, दियाबेतिस के मरीजों का इलाज करते हैं, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। अब मैंने उसका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का तर्जमा मैं लुगत में देख रहा था, उन्होंने कहा माहिर दर अफराजियात। यानी ये जो गदूद हैं वो इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। मेडिसिन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जो एसोसिएशन बैनुल अक़वामी है उसके सरबराह मुंतखब हुए हैं। ये बहुत बड़े एजाज की बात, बहुत बड़े एजाज की बात उनका दैट स्पीक्स वॉल्यूम के। और डॉक्टर अब्बास काट के ये चोटी के डॉक्टर हैं, अल्लाह की नेमत है। ये जो डॉक्टर यहाँ बाहर से पढ़ के यहाँ आके खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो भी तो लायक तहसीन है, उन्हें सलाम करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर बहसीत मजमूई पाकिस्तानी डॉक्टर माशाल्लाह उन्होंने नाम कमाया है, खिदमत की है लोगों की। हम तो हर एक की पगड़ी उछालने पे लगे रहते हैं, कुछ तारीफ भी करनी चाहिए। सर ये तारीफ से याद आया, हफीज़ ताइब साहब का आज, हफीज़ ताइब साहब को 100 साल पहले वो पैदा हुए 14 फरवरी को। और यही हमारे अता थी सर, क्या गुजरात के करीब या गुजरावाला के करीब जी, एक गांव में। और नात गो ऐसे जिंदगी नात गोई के लिए वक्त कर, क्या नसीब पाया, उर्दू में भी पंजाबी में भी क्या नात कही है। क्या नसीब दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरीं झलक एक नूरी ढलक, तल्खो तारीख है जिंदगी या नबी। और क्या है जरा, कहते हैं दुश्मन रूह वीरान है, आंख हैरान है, एक बहरान था एक बहरान है, गुलशनों शहरों करियों पे है परफशा एक गंभीर अफसुर्दगी या नबी। और सच मेरे दौर में जुर्म है, ऐब है झूठ फन्ने अजीम आज ला रैब है, एक एजाज है जहलो बहरा रवि, एक आजार है आगही या नबी या नबी या नबी।
गैर के सामने रास्ता इस जहां में बनाऊं किसे, रूह के जख्म जाके दिखाऊं किसे, गैर के सामने क्यों तमाशा बनूं, क्यों करूं दोस्तों को दुखी या नबी। और चलती फिरती नात थे खुद भी खामोश, ऐसी गुफ्तगू सादगी सीधी खामोशी से गुफ्तगू करते और मैंने सर और कभी किसी का शिकवा नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे, पंजाबी के उस्ताद थे, जिंदगी गुजार दी, जिंदगी गुजारी, कैंसर के मर्द में मुब्तला हुए, बहरहाल उनका जो सबर से हौसले से सामना किया। मैं कहता हूँ रहेगी ना। नात चलती फिरती नात थे सर, मैंने सरापा उनके उत्तारी कर ली थी उन्होंने, बिलाशुबा पैरोकार थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नक्शे कदम पे चलते थे। अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने एक तहरीक नात गोई की शुरू की। मुतअद्दिद शोरा जो हैं, अहमद नदीम कासमी साहब ने कितनी नातें कही, उनको अहमद नदीम कासमी ने कहा हम हफीज ताइब के अहद में जिंदा हैं। सर, मैंने जाते जाते ना हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त, बहुत मोहब्बत करने वाले जनाब इरशाद भट्टी साहब सीनियर तजिया निगार हैं। उनकी अहलिया चल बसी हैं, तवील अरसे से वो अलालत का शिकार थी, दोस्तों से वो रोज़ रब्ता करते थे, दुआ की दरख्वास्त किया करते थे। गहरा सदमा पहुंचा जनाब इरशाद भट्टी साहब को। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और अल्लाह ताला उनकी अहलिया के दर्जात बुलंद फरमाए। सब्र दे। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।